कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। कम अवधि वाली तिलहनी फसल तुरैया की खेती पर जानकारी। अधिक पैदावार हेतु पपीता की रोपाई पर जानकारी। पंतनगर द्वारा प्रेषित मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति थी, जिसके कारण बहुत से किसान धान की रोपाई कम क्षेत्रफल पर ही कर पाए। साथ ही किसी अन्य कारणों से यदि आपके खेत खाली पड़े हैं तो आप कम अवधि वाली फसल तुरैया की खेती करके अच्छी आय ले सकते हैं। साथ ही गेहूं की देर से बोई जाने वाली प्रजातियों की बुआई भी कर सकते हैं। तो अधिक उपज के लिए तुरैया की खेती में किन किन बातों को ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर JP सिंह से। तुरैया एक ऐसी फसल है जिसको खरीफ और रबी की ऋतुओं के बीच में कैच क्रॉप के रूप में उगाया जा सकता है। इसका प्रमुख लाभ ये है कि वर्तमान समय की जो हमारी परिस्थितियां हैं, जैसे बारिश का कम होना, अगर किसी किसान भाई का खेत खाली रह गया हो जिसमें धान की रोपाई ना हो पाई हो, उसमें भी आप तुरैया की खेती करके समयानुसार विलंबतम कंडीशन में भी आप रबी की दूसरी अन्य फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो सितंबर के महीने में बुआई का सबसे उपयुक्त समय तुरैया फसल की होती है। जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो अगर हमारा क्षेत्रफल सिंचित है, इसमें 50 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की बात की जाती है। और अगर हमारा सिंचित क्षेत्रफल है, ऐसे समय में हम 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की बात करते हैं। ये पूरे फसल के दौरान इतना ही उर्वरक की मात्रा तत्व के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर सिंगल सुपर फास्फेट का हम प्रयोग करें तो चूँकि तुरैया तिलहनी फसल है, सिंगल सुपर फास्फेट में 12% गंधक पाया जाता है, इसलिए अलग से गंधक देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गंधक तत्व तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसलिए तेल की मात्रा को बढ़ाने हेतु अगर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं तो गंधक की अलग से आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से हम रासायनिक तत्व नहीं दे पा रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय ही अवश्य देना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त प्रजातियों की अगर हम बात करें तो टाइप 9, भवानी, PT 303, PT 30, PT 509, इन प्रजातियों के अलावा नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के द्वारा एक राई में प्रजाति निकाली गई है
जिसका नाम है नरेंद्र अगेती राई 4। ये प्रजाति 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रजाति को किसान भाई सितंबर महीने से लेकर के और विलंबतम कंडीशन में जब हम सरसों की बुआई करते हैं उस समय तक हम बुआई कर सकते हैं। इसके लिए बीज दर की अगर हम बात करें तो बीज दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर होता है। जब हम बीज को शोधित नहीं करते हैं तो तरह तरह की बीमारियां, चाहे वो बीज जनित बीमारियां हों या भूमि जनित बीमारियां हों या जो हमारे वातावरण से बीमारियां फैलती हैं, उनका प्रकोप अधिक होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि बीज को शोधित करके ही बोएं। इसके लिए थीरम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। मेटालेक्सिल से अगर हम बीज का शोधन करते हैं तो गेरुई और तुलासिता रोग लगने की संभावना कम होती है। इस 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को हम लाइन के द्वारा या हम किसी मल्टी क्रॉप सीड्रिल के द्वारा 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। जब सिंचाई की हम बात करते हैं तो तोरिया फसल में हम पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पे करते हैं। इस दौरान इसके पहले ही हम 15 से 20 दिन पे पौधों का विरलीकरण कर लेते हैं। जहां पौधे अगर किसान भाई छिटकवा विधि से तोरिया की बुआई किए हुए हैं तो पौधों का विरलीकरण 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखना आवश्यक है। इससे उत्पादन हमारा अच्छा होता है। जहां तक इसके रोग और कीटों की बात है तो रोग और कीट में जो 2 मुख्य रूप से सफ़ेद गेरुई तथा तुलासिता रोग इसमें लगते हैं। इनके लिए अगर बीज का शोधन समयानुसार और उचित रसायन से किया हुआ है तो इन रोगों के आने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर खेतों में इसका प्रकोप दिख रहा हो तो किसान भाइयों को चाहिए कि रीडोमिल अथवा डाइथेन Z78 की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। पपीता की बागवानी हमारे प्रदेश में बहुतायत रूप में की जाती है। अतः हमारे प्रदेश के जो किसान भाई पपीता की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से करें पपीता की रोपाई, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर A.K. सिंह। मैं सुरेंद्र सिंह नेगी हूँ, मैं देहरादून से आया हूँ। और पपीते का पौधा कब लगाना चाहिए और इसके लिए सबसे उपयुक्त लगाने का समय कौन सा है? तो नेगी साहब, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि पपीते का पौध कब लगाना चाहिए खेत में, हाँ जी, तो इस संबंध में हम किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा प्रायः देखने में आ रहा है कि किसान भाई जो हैं पपीते का पौध अप्रैल के महीने में भी लगाते हैं, कुछ किसान भाई बरसात शुरू हो गई उस समय लगाते हैं, कुछ सितंबर में लगाते हैं। लेकिन लगाने का मुख्य समय क्या है, ये हम आज डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ। तो किसान भाइयों को हम बता दें कि अगर पपीते की खेती करना है और ऐसे जगह पर आप हैं जहाँ थोड़ी सी पाला पड़ रही है, पाला जैसे दिसंबर के लास्ट और जनवरी के महीने में पाला पड़ता है, तो अगर पाला पड़ रहा है तो ऐसे जगह पर जो पौध पपीते के पौध का रोपण है वह सितंबर के महीने में की जानी चाहिए, ना कि आप अप्रैल के महीने में करें। सितंबर के महीने में पौधरोपण करने के लिए किसान भाई को जुलाई के महीने में बीज की बुआई कर देनी चाहिए। बीज की बुआई फ्लैट बेड पे करें या पॉलीथीन बैग में कर दें। तो जब जुलाई के महीने में हम इसकी पहले सप्ताह में बुआई कर देते हैं तो जुलाई और अगस्त 2 महीने में हमारा पौध तैयार हो जाता है और फिर इसी पौध को सितंबर के माह में हमें खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, इसका रोपण कर देना चाहिए। खाद और उर्वरक की जहाँ तक बात है, तो जब पपीते को लगाएं, सितंबर के महीने में हमने लगाने की बात की, तो उसके 15 दिन पहले एक गड्ढा खोद लें 30 बाई 30 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर हम कहते हैं कि गड्ढे का आकार होना चाहिए। तो एक इतना गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद
उसको 10 दिन 15 दिन धूप देखने दें, जो भी उसमें कंकड़ पत्थर है उसको पॉलीथीन है निकाल लें। निकालने के बाद गोबर की खाद ले लें और कम से कम 8-10 किलो गोबर की खाद उसमें मिला करके, साथ साथ अगर वहाँ दीमक लग रहा है तो दीमक की दवाई का भी उसी समय प्रयोग कर लें। तो गड्ढे में भरते टाइम गोबर की खाद मिला दिया आपने और जो दवाइयाँ हमने बताई क्लोरपाइरीफास और इमिडाक्लोरपिड, इनमें से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और उसका घोल उसके ऊपर जो है छिड़काव करते हुए और उस मिट्टी के गड्ढे को भर दीजिए। इसके साथ हम किसान भाई को यह भी बताना चाहेंगे कि दूरी क्या रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रजातियां अवेलेबल हैं, जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय में हम पपाया 1 देते हैं, यह डायोसियस वैरायटी है। कहने का मतलब कि एक पौधे जो नर और मादा पौधे होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। अगर एक पौधा फूल के टाइम में आएगा तो या तो उसमें नर फूल होंगे या मादा फूल होंगे। तो चांसेज इसके अगर लमसम देखा जाए तो 50-50% कभी हो जाते हैं, कभी 40% 60% हो जाते हैं। तो किसान भाई को हम ये बताना चाहेंगे कि जो संतुलित दूरी है पपीते के लिए वो 3 गुणे 3 मीटर, मतलब लाइन से लाइन और पौध से पौध हम 3 गुणे 3 मीटर की दूरी रखते हैं। तो इस दूरी को तो रखना ही है, साथ में पौधे को 1.5 बाई 1.5 पे लगाएं, माने 1.5 बाई 1.5 मीटर की दूरी पे पौधे को खेत में लगा दें। ये हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि हम कह रहे हैं कि इसमें नर और मादा अलग अलग आते हैं, तो जब ये पौधे बड़े होंगे, फ्लावरिंग में आएंगे, तो उस समय हम ये देखेंगे कि इसमें नर कौन सा है, मादा कौन सा है। तो जो नर पौधे होंगे उसको हमें काट करके निकालना होता है, लेकिन कुछ पौधों को साथ में रखना भी होता है। जैसे 100 पौधे हैं तो 100 पौधे में से 10 पौधे नर के होने चाहिए, 90 पौधे अगर मादा पौधे हैं तो बढ़िया से उस पपीते में पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है और फल भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में किसान भाई को ये बताएं कि सितंबर के महीने में क्यों पपीता लगाना चाहिए। मैंने कहा सितंबर के महीने में लगाइए, अप्रैल महीने को अवॉइड करिए। अप्रैल महीने में पपीता लगाने से प्रायः ये देखा जा रहा है कि भाई अप्रैल में लगाया पपीता आपने, फिर मई और जून में इतनी गर्मी पड़ती है कि पानी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं समय से तो पौधे के सूखने के चांस होते हैं। चलिए आपका पौधा चल गया, फिर होता क्या है कि उसके बाद बारिश का टाइम आता है, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि पपीते में एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल डिजीज़ होता है, वो बहुत तेज़ फैलता है। देखा होगा आपने, पपीते का जो पत्ता होता है वो पीले कलर का हो जाता है। तो वो एक तरह की बीमारी है और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा फैलती है। इसकी आगे जो बीमारी से भी, चलिए आपने सिंचाई भी कर ली या सिंचाई से पौधे सूखे, मैंने बताया कि उससे नुकसान होता है, फिर बीमारी भी लग रही है। फिर इसके बाद जो मुख्य चीज़ है, जो पौधे आपने अप्रैल में लगाए हैं उस पौधों में फूल और फल बनने की प्रक्रिया लगभग जो है आपके बारिश के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है, बारिश के समय स्टार्ट हो जाती है और वो फल जो है नवंबर-दिसंबर तक नहीं पक पाता है, पेड़ पे ही बना रहता है। और जैसे ही दिसंबर और जनवरी में पाला पड़ता है तो उस पे लगे हुए फल को नुकसान पहुंचता है, फल सड़ करके नीचे गिरने लगते हैं। जो ठंड की वजह से, जो लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से फल खराब हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मैंने अप्रैल के महीने को अवॉइड करने की बात की, किसान भाई उसमें ना लगाएं, सितंबर के महीने में लगाएं। सितंबर के महीने में लगाने से क्या फ़ायदा है, लगाने के बाद ये अक्टूबर और नवंबर में थोड़ी बढ़वार लेगा खेत में। बढ़वार लेने के बाद इसका आकार लगभग इस तरह का, इतना लगभग आकार हो जाएगा। अगर किसान भाई खेत में लगा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर तक इस पपीते की ऊंचाई लगभग इतनी हो जाएगी। और इसकी हम थैचिंग कर सकते हैं। थैचिंग एक छप्पर नुमा कवर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, घास फूस किसान भाई खेत से इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको एक इसके छप्पर नुमा संरचना बनाते हुए इसको ढक देते हैं, तो पाले से इसका बचाव हो जाता है। और यही पौधा अगर बड़ा होगा तो पाले से बचाव नहीं कर सकते। एक बार पाले से बचाव हो गया दिसंबर जनवरी में, फिर फरवरी में जैसे लास्ट वीक में टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, फिर ये फरवरी और मार्च के महीने में इसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे फल आप अगला जाड़ा आने के पहले, मतलब नवंबर तक आप इससे फल हार्वेस्ट कर सकते हैं, तोड़ करके ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पंतनगर द्वारा प्रेषित मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई धान की सभी अवस्थाओं की फसल में इस सप्ताह सिंचाई करें। लेकिन यदि धान की 50% बालियों में दाने पककर सुनहरे रंग के हो गए हों तब उस खेत की फसल में सिंचाई न करें। इस सप्ताह के तापमान धान की फसल की अच्छी बढ़वार तथा बालियां निकली अवस्था की फसल में दानों का भार बढ़ने में सहायक रहेंगे। यदि देर से रोपी धान की बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में नाइट्रोजन की शेष मात्रा अभी तक नहीं दी हो तब खेत में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव कर 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें। इस सप्ताह तापमान अधिक रहने के कारण धान की दूधिया अवस्था की फसल में गंधी बग कीटों पर नजर रखें। ये कीट बालियों का दूध पीकर खोखला कर देते हैं। अतः यदि बालियों पर 2 से 3 कीट प्रति हील की दर से दिखाई दें तब 5% मेलाथियान धूल की 10 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव सुबह के समय तब करें जब फसल की पत्तियों पर ओस जमा हो। इन कीटों के कम प्रकोप की दशा में बुरकाव कदापि न करें। लाही की बुआई हेतु इस सप्ताह से संभावित अनुकूल तापमानों के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस सप्ताह लाही की बुआई करें। खेत तैयार होने पर लाही की उन्नतशील किस्में जैसे पंत तोरिया 30, भवानी, उत्तरा, पंत तोरिया 303, पंत तोरिया 507 में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज की 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई करें। बुआई कल्टीवेटर द्वारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई पंक्तियों में करें अथवा छिटकवा विधि से बुआई करें। अंकुरण से पूर्व खरपतवार नियंत्रण हेतु 35 EC पेंडीमिथिलिन शाकनाशी की 1.25 लीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से 24 से 48 घंटे के अंदर खेत में छिड़काव करें। समय से बोई मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की फसलें इस समय फलियां बनने की अवस्था में हैं। इस सप्ताह बारिश न होने की संभावना के मद्देनजर इन सभी फसलों में इस सप्ताह सिंचाई अवश्य करें। ऐसे मौसम में सोयाबीन की कुछ प्रजातियों में सफेद मक्खी द्वारा फैलने वाला पीला चित्रवाण रोग लग सकता है। रोग लगने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पैदावार में कमी आ जाती है। यदि फसल में ये लक्षण दिखाई दें तब फसल सुरक्षा हेतु 25 EC मेटासिस्टॉक्स की 400 मिलीलीटर मात्रा का लगभग 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की बधाई का कार्य अभी तक नहीं किया है वे जमीन की सतह से 3 से 4 फुट की ऊंचाई पर गन्ने की बधाई करें। सब्जी उत्पादक भाई अगले माह रोपाई हेतु इस सप्ताह टमाटर की मुख्य उन्नतशील किस्में जैसे पूसा गौरव, पूसा बहार, पूसा हाइब्रिड 2 में से किसी किस्म की उचित मृदा नमी की दशा में पौधशाला में बुआई करें। 1 एकड़ खेत की रोपाई हेतु टमाटर के 200 ग्राम बीज की प्रति 40 वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। शुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मनियर बलिया के पारसनाथ ने। आपने दुधारू पशुओं में थनैला बीमारी के नियंत्रण उपाय पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको जानवरों में होने वाली एक बीमारी थनैला के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि थनैला जो थन की बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जानवर के ऊपर शरीर पर तो कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये आपको आर्थिक दृष्टिकोण से हानि पहुंचाता है। आर्थिक दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आपके जानवर में थनैला रोग हो जाएगा तो ऐसे जानवर के लिए देखा गया है कि उसका दूध उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है और अगर एक थन मर गया थनैला की वजह से तो सिर्फ आप 3 थन से दूध पाएंगे और फिर जो थन थनैला की वजह से मृत प्राय हो गया है उससे आप कभी फिर दूध नहीं पाएंगे। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके लक्षणों की हम बात करते हैं तो ये थनैला 2 तरह का होता है।
एक क्लिनिकल होता है और एक सब क्लिनिकल, मतलब एक जो आपको जिसको कहते हैं चुप और एक जो है बहुत तीव्र अवस्था में दिखाई पड़ता है। तो जो चुप वाला है ये आपको दुहाई के दौरान कभी भी आपको जानवरों में महसूस होगा और इसको तभी आप महसूस कर पाओगे जब आप उस जानवर की अच्छे से दुहाई करते रहेंगे। किसान भाइयों, जैसे आप कभी कभी दूध लगाते देखते हैं कि कभी कभी थन में कुछ सूजन सी दिखाई पड़ती है या आयन में कड़ापन आ जाता है और बहुत जोर लगाने पर दूध निकलता है, और जब जोर लगा के दूध निकलता है तो जैसे कीच सी निकलती है, इस तरह से किचकिचा के दूध निकलता है और जानवर को थोड़ा सा कष्ट भी होता है। जब कभी ऐसी कष्ट संभावना दिखाई पड़े आपको तो आप तुरंत जो है दूध को एक छन्नी पर जरूर निकाल लें, और अगर छिछड़े आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि सब क्लिनिकल थनैले की शुरुआत आपके जानवर में हो चुकी है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो क्लिनिकल फार्म में होता है या एक्यूट फार्म में जिसको तीव्र अवस्था वाला थनैला हम कहते हैं, वो थनैला आपको ब्याने के बाद दिखाई पड़ेगा। इसमें थनों में सूजन आ जाती है, थन एकदम लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं, और जब आप दुहने बैठते हैं तो थनों से दूध की जगह पर खून निकलता है। ये तीव्र अवस्था वाला है और इसके लिए कई जो है टेस्ट आते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया टेस्ट वगैरह भी आते हैं। ये डॉक्टर साहब से जब आप बात करेंगे तो वो थनैला का जो है पूरी तरह से परीक्षण करके संतुष्ट हो लेंगे। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके कारण की जब हम बात करते हैं तो इसका जीवाणु भी इसका उत्तरदायी है, इसके अलावा इसके विषाणु जनित भी होता है, कुछ इसके जो है कवक होते हैं उनकी वजह से भी होता है। जहाँ तक इसका जो और चीज़ देखी गई है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब हम अपनी दुहाई दोषपूर्ण करते हैं। दोषपूर्ण दुहाई का मतलब यहाँ पर है कि ज़्यादातर आप किसान भाई अंगूठा बीच से दूध निकालते हैं और बार बार जब अंगूठा आप थन पे लगाते हैं तो वहाँ पर थन में गांठ पड़ जाती है और इस गांठ में जो है बराबर चोट लगती रहती है और उसी गांठ में जीवाणु विकसित हो जाते हैं और ये गांठ आगे बढ़ करके फिर दूध को निकलने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, देखा यह गया है कि जब आप जानवर को कहीं गंदगी जगह पे बैठते हैं, बैठने का मतलब ये रहता है कि जैसे आप दुहाई करते हैं और दुहाई करने के बाद आप देखते होंगे कि जानवर वहीं पर गप से बैठ जाता है, रात भर वहीं गोबर करता है, पेशाब करता रहता है, और उसी पर जानवर जब बैठ जाता है तो आयन के बाहर से उसके थन का छिद्र खुला रह जाता है और इस आयन के बाहर के जो छिद्र खुलने की वजह से जानवर के थन में जीवाणु प्रवेश कर जाता है और ये जो जीवाणु प्रवेश करता है तो इसी वजह से थनैला होता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जैसे आपने दूध निकालने के बाद घर में रखने चले गए और बछड़े को छोड़ दिया, चूंकि थनों में दूध बचता नहीं है, ऐसे में जो बछड़ा होता है या बछिया जो होती है वो थन को मुंह में डालती है और बराबर उसको चूसती रहती है, इसकी वजह से थन में कट आ जाती है और जैसे ही दूध निकलने में रुकावट हुई थनैले की शुरुआत हो जाती है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके बचाव की बात हम करते हैं तो बचाव हम सबके हाथ में है और हम सबके हाथ में इस तरह से है कि जब आप दुहाई करें तो दुहाई से पूर्व थनों की धुलाई अवश्य कर लें और धुलाई के लिए आप या तो सबसे आसान तरीका ये है कि नीम की पत्ती का आप घोल बना लें और दुहने के पूर्व तथा दुहने के पश्चात 1 मिनट के लिए आप थनों को उसमें डुबो दीजिए, उसके बाद आप निकाल लेंगे तो वो थनैला जो थन है वो जीवाणु रहित हो जाएगा। इसके अलावा जो दुहाई है वो अंगूठा बीच से न करके पूर्ण हस्त विधि से करें, जिसमें 4 हथेली के द्वारा जो है 4 उंगलियों से दबाते हैं और हथेली से इसका दूध निकालते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, दूध निकालने के पश्चात आप कोशिश ये करें कि जानवर आपका बैठे नहीं, इसके लिए आप थोड़ा सा दाना वगैरह डाल देंगे तो थोड़ी देर खड़ा रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि थन में जो दूध है वो दूध बह करके वहीं जम जाएगा और पुनः जीवाणु उसमें प्रवेश नहीं पाएगा। जहाँ तक अगर रोग दिखाई पड़ता है तो अभी होम्योपैथी की एक दवा बड़ी इफेक्टिव सी देखी गई है, टीटासूल नाम की आई है और इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। और ये जो दवाई होती है इसके आप रैपर में देख लीजिएगा तो इसमें 4 का रैपर आता है। ये तब है जब छिछड़े आ रहे हैं। अगर छिछड़े आने बंद नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जो है निकट के पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें। किसान भाइयों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको अवश्य बता दूं कि जो आप लोग एक प्रक्रिया करते हो कि जैसे थन में स्वेलिंग आ जाती है, ये थन में स्वेलिंग आने पर आप थन के नीचे थोड़ा धुआं कर देते हैं या आग जला देते हैं या इसके अलावा थन पे गेरू लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन आने पर आप ये कदापि न करें, क्योंकि जब आप ये प्रक्रिया कर देते हैं तो जीवाणु का विकास और तेजी से हो जाता है, जिससे थनैला अपने भयावह स्थिति में आ जाता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह से आप हमारे बताए हुए उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको थनैला से निजात मिल जाएगी। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है बरेली के संगम कुमार ने। आपने शिमला मिर्च की उन्नत प्रजातियां और रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, सब्जियों में शिमला मिर्च का अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। अभी समय चल रहा है रोपाई का। कुछ किसान भाई शिमला मिर्च की रोपाई कर चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं। अभी समय है, सितंबर तक किसान भाई इसकी रोपाई करेंगे। स्वस्थ पौध जब हमारे खेत में आ गई है, ट्रांसप्लांटिंग हमने करनी है, तो इसमें ये सावधानी रखनी होती है कि हम जो भी इनपुट्स है, चूँकि जो शिमला मिर्च है इसमें अधिकतर जो हमारी हैं हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं तमाम, और जिनकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। 450 से लेकर 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देती हैं। इस कारण इनका जो पोषण है वो उसका भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनकी खुराक भी ज़्यादा चाहिए होती है। जो हम खाद और उर्वरक डालते हैं उसमें विशेष रूप से गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो अनुपात है 200 किलोग्राम लगभग नाइट्रोजन और 180 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसमें प्रयोग करते हैं। चूँकि लंबी अवधि तक ये फसल खेत में रहती है और काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। और इसमें भी एक विशेष ध्यान रखते हैं, अधिकतर हम लोग कहते हैं कि फास्फोरस और पोटास वाले जो उर्वरक हैं एक ही बार में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिमला मिर्च की फसल में नाइट्रोजन को 4 भागों में, फास्फोरस को 2 भागों में देते हैं और पोटास को 3 भागों में देते हैं। इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए हम जिंक सल्फेट 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ये हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय इसमें मिलाते हैं। तो अच्छे से खेत तैयार करने के बाद निमेटोड की भी समस्या इसमें होती है। निमेटोड के नियंत्रण के लिए खेत की तैयारी के समय ही 25 से 30 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3G प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, मिलाते हैं। इसमें रोपाई के समय जो पौधे हैं, पौधों को 2% कार्बनडाजिम के घोल में हम उपचारित करके थोड़ी देर उसमें रख के उसमें निश्चित दूरी पर 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पंक्ति जो है 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। इसके अलावा हर 10 पंक्ति के बाद यदि हम एक पंक्ति गेंदा की रोपाई कर दें तो उससे 2 तरह से फ़ायदा होता है। एक तो वो एंटी नेमेटिसाइड भी काम करता है, रिपेलेंट का काम करता है। दूसरा, जो इसमें फ्रूट बोरर की समस्या होती है, जो फल बेधक कीट आता है, उसको वो आपकी शिमला मिर्च में ना जाके गेंदा पर वो अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से आपके 2 कीटों से वो आपकी फसल को बचाता है और कुछ मात्रा में आप उसके फूल भी बेचकर लाभ ले सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद जब उसमें हम पानी देते हैं तो उसमें हम कार्बनडाजिम नामक 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के यदि उसकी ड्रेंचिंग करें तो काफ़ी कम हो जाती है संभावनाएं उसमें कॉलर रोग लगने की। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।